हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपिन और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चैप्टर 1 वैद्युत आवेशता क्षेत्र के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से किसी कण को हम किस तरह से आवेशित कर सकते हैं और जो आवेशित कण हैं उनके क्या रूल्स होते हैं, क्या उनके विशेषताएं होती हैं। तो उसी चैप्टर को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला हेडिंग है कूलाम्स का नियम। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई कण अगर आवेशित है तो वो दूसरे आवेशित कणों पर एक बल लगाता है, जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं। ये बात मैं आपको पहले समझा चुका हूँ और मैं ये भी बता चुका हूँ कि आपको जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज और एक ऋणात्मक यानी नेगेटिव चार्ज। दोस्तों, यहाँ जो आवेशित कण होता है वो दूसरे कण पर दो तरह के बल लगाता है। या तो वो बल प्रतिकर्षित हो सकता है, यानी वो आपस में दूसरे को दूर फेंकने की कोशिश करेंगे, रिपल्सिव फोर्स, और या तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे यानी अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, फिगर नंबर 1 जो कि पहला फिगर है, इसमें दो विपरीत प्रकार के आवेश हैं, यानी एक आवेश प्लस है और एक माइनस है। तो यहाँ पे जो विपरीत प्रकार के आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। यानी पहला बल दूसरे बल पे अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा और दूसरा बल पहले वाले को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसको हम कहते हैं आकर्षित बल यानी अट्रैक्शन। इसी तरह दो समान प्रकार के आवेश, या तो वो प्लस प्लस हों या वो माइनस माइनस हों, तो समान प्रकार के जो आवेश आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, यानी एक दूसरे को बाहर की तरफ फेंकते हैं। जैसा कि आप फिगर 2 में देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस प्लस के दो आवेश हैं जो कि एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। यानी फिगर 2 में जो पहला आवेश है वो दूसरे आवेश पर अपने से दूर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और जो दूसरा आवेश है वो पहले आवेश पर अपने से दूर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। तो इस तरह से विपरीत प्रकृति और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे पर इस तरह के नेचर के बल लगाते हैं। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल या तो वो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच की दूरियों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो बलों की दिशा होती है वो आवेशों को मिलाने वाली रेखा यानी लाइन के अनुदिश होती है, एलोंग होती है। यानी दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है उसी के अनुदिश वो फोर्स लगे। तो ये है कूलाम का नियम। जैसा कि आप फिगर में ऊपर देख रहे हो कि इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है उसी के अनुदिश ये फोर्स एक्ट हो रहे हैं, कार्यरत है। सपोज हमने माना कि Q1 और Q2 दो आवेश जो कि हवा में स्थित हैं और उनके बीच की जो दूरी है वो R है, तो उन पर लगने वाला जो फोर्स है, वैद्युत बल है, उसको हम कूलाम के नियम के अनुसार इस तरह से लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, और जो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो उसको मैं अपॉन में लिखूंगा आर स्क्वायर, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलाम के नियम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। दोस्तों, आगे जैसे हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। ये प्रोपोर्शनल को हटाने का एक नियम है कि जैसे आप प्रोपोर्शनल हटाते हो वहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे एक नियतांक है। ये जो इक्वेशन निकल के आई है F बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ जो K का मान जो होता है वो उस आवेशों के बीच में जो भी माध्यम है, जिस माध्यम में वो आवेश रखे गए हैं, K का मान उस बात पर डिपेंड करता है। एमकेएस पद्धति में जो वायु के लिए जो K का मान होता है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। आप इसी फॉर्मूले से आप K का जो मात्रक वो निकाल सकते हो कि जब K का मात्रक निकालोगे तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने ये मात्रक निकाला है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये जो K नियतांक होता है उसको 1/4 एप्सिलॉन नॉट के रूप में भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ पे एक नियतांक है जो कि निर्वात की वैद्युतशीलता है, यानी वायु की वैद्युतशीलता है। तो यहाँ पे K कांस्टेंट को मैंने 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर किया है, और जो कि हमें पता है कि K के मान जो होता है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। तो जो K का मान है वो एप्सिलॉन नॉट के टर्म में जब हम मेन फार्मूला के अंदर जब डालेंगे तो हमें एक प्रॉपर फार्मूला प्राप्त होगा जो कि कूलाम के नियम है। F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 ये दो आवेश हैं जिनके बीच में फोर्स निकालना है, R जो उनके बीच की दूरी है, और एप्सिलॉन नॉट क्योंकि यहाँ पे मैंने हवा लिया है, यानी स्टार्टिंग में मैंने जो भी आवेश हैं वो हवा में वायु में रखे हुए हैं, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है वो वायु की वैद्युतशीलता या परमिसिविटी है। तो आवेशों को के बीच बल निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे।
आगे हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे और मात्रक निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर किसी राशि का अगर मात्रक निकालना है तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जैसा कि पता है, जो के का मात्रक मैंने निकाला था, वो जो जो इनिशियल कूलाम की इक्वेशन थी वहाँ से मैंने के की मात्रक निकाला था, तो वो आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो यहाँ मैंने 1/4 एप्सिलॉन नॉट को 9 × 10⁹ के इक्वल किया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल सकते हैं। हो जाएगा 1/4 पाई × 9 × 10⁹, वो नीचे आ जाएगा। फिर जब यहाँ पे हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इसके जो मात्रक था वो ऊपर चला जाएगा, और जब इस वैल्यू को हम न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 8.85 × 10⁻12, और जो मात्रक था वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। निकल के आइए, ये एप्सिलॉन नॉट यानी वायु के लिए वैद्युतशीलता का मान है, और इसका मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र। तो बीमी सूत्र निकालने के लिए भी हमें सबसे पहले उससे रिलेटेड हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमें पता था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से जब हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन F × R स्क्वायर। इधर राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स हैं अब उनकी हम बीमा यहाँ पे पुट करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकल गया है। तो सबसे पहले मैंने Q1 और Q2, जैसा कि हम जानते हैं कि Q की बीमा होती है 80, तो यहाँ पे 2 Q है ऊपर, तो ये हो जाएगा 80 स्क्वायर, यानी A स्क्वायर और T स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सब जानते हैं कि F बराबर ma, तो ये m और a का होता है LT-2, तो फोर्स का हो जाएगा MLT-2। आगे है R स्क्वायर, यानी R मतलब लेंथ, तो हो जाएगा L स्क्वायर। फिर जब हम इसको नीचे इंटू करेंगे और इसको रिवर्स करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा m-1 L-3 T⁴ A2। इस तरह से हम एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र निकालेंगे। इससे ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला तब था जब हमने आवेश को वायु यानी हवा में रखा हुआ है। अगर हम इन दो आवेशों को किसी एक माध्यम में रखते हैं और उस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो K है, यानी कोई भी एक मीडियम है जो कि एक डाइलेक्ट्रिक है यानी कुचालक है, और उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है, यानी जो माध्यम हो सकते हैं वो कांच, कागज़, तेल, इस तरह के जो माध्यम हैं उनके बीच हमने उस आवेश को रखा हुआ है। तब इस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा यानी वैद्युत बल होगा वो होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, जो कि उसका परावैद्युतांक है, और बाकी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं अगर आवेशों को किसी दूसरे माध्यम में रखा जाता है तो उसके परावैद्युतांक से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो फॉर्मूला आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो एप्सिलॉन नॉट इंटू के है, ये एक्चुअल में जो भी माध्यम है जिसका परावैद्युतांक के था, तो यहाँ पे जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये उस माध्यम की वैद्युतशीलता होगी। यानी इस पूरे टर्म एप्सिलॉन नॉट इंटू के को हम सिर्फ एप्सिलॉन लिखकर भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी माध्यम की जो वैद्युतशीलता थी म्यू थी, उसको मैंने म्यू नॉट इंटू के को बराबर किया है, और वहाँ से मैंने के की वैल्यू निकाली है, वो आएगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी के जो हमारा जो भी माध्यम है, जिस माध्यम में हमने आवेशों को रखा था, उसका परावैद्युतांक है, और एप्सिलॉन नॉट उस माध्यम का वैद्युतशीलता है, और म्यू नॉट जो है वो हवा के यानी वायु के लिए वैद्युतशीलता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर किसी माध्यम का वैद्युतांक जो होता है वो उस माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यानी के का मान निकालने के लिए जो भी उस माध्यम का जो भी वैद्युतशीलता उसको मैं डिवाइड करना है वायु की वैद्युतशीलता से, तो वहाँ से वहाँ के की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स हैं। जैसा पहला है कि कुचालक माध्यम में आवेश के बीच वैद्युत बल जो होता है वो वायु की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसा कि हमने किसी माध्यम में वैद्युत बल वाला जो फॉर्मूला हमारा था, जिसमें हमने नीचे के से डिवाइड किया था, हमें पता चल गया था कि हमने के को डिवाइड किया है, यानी कुछ ना कुछ हमारा जो बल है वो कुछ कम हुआ है। तो यहाँ से जो वायु में इलेक्ट्रिक फोर्स था और जो किसी माध्यम में इलेक्ट्रिक फोर्स था, जब उनको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलेगा कि एफ के बराबर एफ अपॉन के। यहाँ में एफ के जो है किसी कुचालक माध्यम में लगने वाला फोर्स है दो आवेशों के बीच, और एफ यहाँ पे हवा में रखे हुए दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स है, और के यहाँ पे परावैद्युतांक है। तो के यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यानी जब फोर्स में हम के से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। तो वो वैल्यू किसी माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं सभी वैद्युतांकों के लिए परावैद्युतांक के का मान जो होता है वो 1 से ज़्यादा होता है, और धातुओं के लिए इसके मान जो होता है वो अनंत होता है, इन्फाइनिटी होता है। यानी जो भी माध्यम जो कि डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है यानी परावैद्युतांक होता है, उसका मान जो होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। तो नोट पॉइंट जो बनता है उसमें देख सकते हैं कि अगर के का मान 1 से ज़्यादा है
तो जब हम एक से ज़्यादा का मान में अगर हम एफ से डिवाइड करेंगे तो एफ के की वैल्यू जो आएगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी हमारा जो बल होता है किसी माध्यम में वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और ऐसे धातुओं के लिए क्या होता है, उसका मान इन्फिनिटी होता है। तो अगर आप धातुओं के बीच में अगर किसी आवेशों को रखते हो तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो जीरो हो जाएगा, कि जैसे ही आप इन्फिनिटी की वैल्यू अगर ऊपर वाले फॉर्मूले में डालोगे तो वहाँ से इन्फिनिटी जो रिवर्स होता है तो वो जीरो बन जाता है, तो एफ के की वैल्यू वो जीरो निकल के आएगी, यानी धातुओं में आवेशों के बीच लगने वाला बल जो वो जीरो हो जाएगा। तो चलो आगे, ये हेडिंग है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। मैं फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दो आवेश हैं, एक प्लस और एक माइनस, यानी Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी r है। और इस पूरे फिगर को मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट में डिवाइड किया है, यानी एक्सिस सिस्टम में इसको मैं लेके आया हूँ। तो मैंने एक एक्सिस माना है एक्स एक्सिस जो कि इस तरह से है, दूसरा एक्सिस जो वाई है जो उसके परपेंडिकुलर। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो कि दोनों जो आवेश हैं वो विपरीत प्रकृति के हैं, तो ये आपस में अट्रैक्शन होगा, यानी यहाँ पे आकर्षण बल होगा। यानी पहला वाला यानी Q1 जो आवेश है वो Q2 को अपनी तरफ खींचेगा और Q2 जो आवेश है वो Q1 को अपनी तरफ खींचेगा। जैसा कि आप इस तरह की एरोस को आप देख सकते हो, ये दोनों वाला आप एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बल होता है वो एक सदिश राशि होती है, उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके अंदर उसकी दिशा भी होती है। तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो दो आवेशों के लिए हम कूलाम के नियम की सहायता से उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और डायरेक्शन के लिए हमें पता है कि अगर हमें किसी बल को सदिश फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे वेक्टर क्वांटिटी वाले वीडियोस को देखा होगा वो इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और जिन्हें ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो वो प्लीज़ मेरे पहले वेक्टर क्वांटिटीज़ वाले जितने भी वीडियोस हैं उसको देखें और वेक्टर के कॉन्सेप्ट को पहले समझें। तो यहाँ पे मैंने माना है कि जो F1 बल है Q1 पे लगने वाला बल है, जिसकी दिशा हम देख सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस की प्लस दिशा में होगी। तो यहाँ से अगर मैं F1 वेक्टर निकालूंगा, यानी जो F1 फोर्स है उसको सदिश रूप में जब मैं निकालूंगा तो पहले उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, बल का मैग्नीट्यूड, वो होगा हमारे कूलाम के नियम के अनुसार 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पे होगी जो भी उसकी दिशा है उसका एकांक सदिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो दिशा है वो एक्स अक्ष की प्लस दिशा में है, तो यहाँ पे मैंने आई कैप से इसका इंटू कर दिया। तो ये है हमारा Q1 पर लगने वाला फोर्स जो कि F1 था, उसका सदिश रूप को मैंने इस तरह से कन्वर्ट किया। और आगे आप देख सकते हो कि जो बल है जो कि Q1 के कारण लग रहा होगा उसकी दिशा जो है एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, विपरीत दिशा में। तो Q2 पर लगने वाला F2 बल को जब हम सदिश रूप में लिखेंगे तो उसका परिमाण दोनों का वही होगा जो F1 का था। तो यहाँ पर निकालेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर, और इसकी दिशा जो थी वो माइनस एक्स अक्ष है। माइनस एक्स अक्ष का जो एकांक सदिश होता है वो माइनस आई होता है, आगे लगाया और इंटू आई। तो यहाँ से F1 F2 को मैंने सदिश के रूप में दिखाया। तो आप यहाँ से देख सकते हो इनका जो परिमाण है वो सेम है और दिशाएं जो है विपरीत है, एक की प्लस एक्सिस की तरफ है तो दूसरे की माइनस एक्सिस की तरफ। यहाँ पे हमने लिखा है कि F2 बराबर माइनस F1, सिर्फ विपरीत दिशाएं, बाकी परिमाण उनका दोनों का सेम है। तो इस तरह से आप जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स हैं उनको सदिश रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम्स को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। और जो भी हमारा ये कंक्लूजन निकला है कि F2 बराबर माइनस F1, इससे क्लियर है कि जो दो आवेशों के बीच जब बल लगता है तो वो मैग्नीट्यूड में सेम होता है पर उसकी दिशा जो होती है वो विपरीत होती है। इसका मतलब ये है कि जो कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम का यानी थर्ड जो लॉ है उसका पालन करता है, यानी यहाँ बल जो है क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन का एक पेयर बनाते हैं। यानी अगर दो आवेश हैं तो उन पर लगने वाले फोर्स जो होंगे सेम होंगे परंतु उसकी जो दिशाएं होंगी वो विपरीत। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।